हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहाँ से बात करने वाले हैं क्या, आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे जो हमारे पास क्या है, बार्क एमसीक्यू। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे भाई? बार्क एमसीक्यू के बारे में, जिसमें हम लोग बार्क में जो हमारे पास, जैसा कि आपको पता है अभी कि सितंबर में हमारा बार्क का एग्जाम होने वाला है ना, अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्ट में हमारा एग्जाम, ठीक है, नोटिफिकेशन आ सकता है, जो कि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, फिटर के लिए। और ये जो आज हमारी है क्लास नंबर फर्स्ट है भाई, क्या है, क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू करेंगे। और आज जो हम लोग उठा रहे हैं क्वेश्चन, ये कहाँ से होंगे, सुरक्षा एवं सावधानियां, यानी कि हम लोग चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। ठीक है भाई, चैप्टर वाइज लेके हम लोग यहाँ से एमसीक्यू करेंगे। तो सभी लोग जो है यहाँ पे बराबर से बने रहेंगे, है ना। उसके बाद बार्क की हम लोग मैथ की भी क्लास चला रहे हैं, तो वो भी कल आज से ही रेगुलर जो है वीडियो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है सभी लोगों को आंसर करना है। ठीक है, अपने जब भी ये वीडियो आप देखते हैं तो आप उसको आंसर पहले करिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आंसर करिए, उसके बाद फिर आगे वीडियो चला के देखिए भाई आंसर हमारा सही है या नहीं। ठीक है, और सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है भाई? सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, सभी लोग बता दो और जल्दी से। ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामक में भाई कौन सा रसायन है जो आपके पास यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? चलो, सोडा एसिड की हम लोग यहाँ से बात करते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र जो है हमारे पास, इसकी बात कर लेते हैं भाई। देखो, सोडा एसिड अग्निशामक में होता क्या है, हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं, यानी कि सिलेंडर तो हमारे पास एक ही होता है, लेकिन इसमें आंतरिक और बाहरी, कुछ इस तरह से आप लोग मान लो। ठीक है, तो ये जो बाहरी सिलेंडर होता है ठीक है, और ये जो आंतरिक है, तो आंतरिक सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है भाई, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं क्या, सोडा एसिड अग्निशामक जो है, तो इसके जो है आंतरिक सिलेंडर में सोडा एसिड के जो आंतरिक सिलेंडर होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है यहाँ पे होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, बात समझ गए। और यहाँ पे होता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाहरी सिलेंडर पे क्या होता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो यहाँ पे पाया जाता है बाहरी सिलेंडर पे। तो भाई आपको ऑप्शन में देखना है कि भाई हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड तो कहीं नहीं दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रहा है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका है, डी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है, ये बात हो गई, समझ गए आप। चलो आगे हम लोग बात करते हैं भाई, आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, आप इसको पढ़ो और इसका आंसर आप सभी लोग बताओ क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, राष्ट्रीय अग्नि संरक्षण संघ NFPA के कोड और मानकों के, है ना, कोड और मानकों को दुनिया भर में अपनाया और इस्तेमाल करने, है ना, आग और अन्य जोखिम की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है। अग्नि शमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए NFPA के मानकों में से कौन सा कोड सही है? यानी आपको ये शब्द याद रखना है, NFPA, है ना, क्या याद रखना है भाई, NFPA के मानकों में से कौन सा कोड है जो हमारे पास यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए जो है हमारे पास क्या होगा, 1021, यानी कि 1021 जो है ये कोड आपके पास सही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप रट लीजिएगा कि NFPA के मानकों में कौन सा कोड सही होता है भाई, 1021। किसके लिए, अग्निशमन अधिकारी व्यावसायिक योग्यता के लिए NFPA के मानकों में से कौन सा कोड, 1021 जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कार्य का सुरक्षित तरीका क्या होता है?
है ना। कार्य का जो है सुरक्षित तरीका क्या है भाई, हम लोग काम करें तो उसका सुरक्षित तरीका क्या है कि हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए। कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, नहीं भाई ये तो नहीं होगा, पुराना तरीका तो नहीं हो सकता। कार्य को जल्दी, है ना, हैंडल करने का तरीका, यहाँ पे क्या है कि भाई कार्य को जल्दी हैंडल, नहीं ये भी गलत होगा। कार्य करने का एक साधारण तरीका, नहीं ये भी गलत होगा। तो भाई सही क्या होगा, कार्य का सुरक्षित तरीका क्या है, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। यानी कि आप अगर कार्य जो है एक प्रभावी तरीके से करते हो और सही तरीके से करते हो भाई, तो क्या होता है कि कार्य जो है सुरक्षित होता है ना। सुरक्षित तरीका क्या होगा, कार्य को भाई एक सही तरीके से किया जाए। ठीक है, चलो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है। सांप द्वारा काटने पर भाई प्रथम चिकित्सा क्या है, आप सभी को पता होगा, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे भाई सांप काटने पर क्या करता है ना। अगर आपको सांप क्या करता है यहाँ पे काट लेता है तो आपको करना क्या है भाई, यहाँ पे आपको कपड़ा बांध देना है, घाव में आपको कपड़ा बांध लेना है और घाव में ब्लेड काट के आपको क्या करना रहता है, खून को कुछ बहुत निकालना होता है। जिससे क्या होता है भाई, मानना क्या होता है कि जहर जो है हमारे हाथ में नहीं चढ़ पाता, उसी खून के साथ क्या है वो बाहर हो जाता है। तो क्या होगा, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। यानी कि घाव को काट के खून को हमें क्या करना होता है, बाहर करना होता है। जिससे क्या होता है, सांप का जहर है वो पूरे खून में नहीं फैल पाता है, वहां से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही भाई, ये सिंपल से क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज सभी के करेंगे, है ना। चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पे MCQ करते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लास B आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक, है ना, यानी कि दमकल जिसे हम लोग बोलते हैं, अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है क्लास B के लिए, है ना। यहाँ पे आप एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा, D नंबर क्या है, CO2। तो क्लास B के लिए, है ना भाई। देखो बात समझो पहले, क्लास A, ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं भाई आग के बारे में। किसके बारे में, हम लोग आग के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास एक होती है क्लास A की आग, एक होती है हमारे पास क्लास B, एक होती है हमारे पास क्या, क्लास C, और क्या होता है हमारे पास भाई, क्लास D, ये हमारे पास होती हैं। तो भाई क्लास A में जो आती है ये क्या आता है भाई, इसमें जो है लकड़ी, है ना, कपड़ा आदि से जो है लगी आग आती है। क्लास A में लकड़ी कपड़ा आदि से लगी आग आती है। क्लास B में हमारे पास क्या आता है, द्रव से लगी आग। क्लास B में क्या आता है, द्रव से लगी आग, ठीक है, यानी कि लिक्विड से लगी आग। ठीक है, क्लास C में हमारे पास क्या आता है भाई, क्लास C में आता है भाई गैस से लगी आग। ठीक है, क्लास D में हमारे पास क्या आता है, बिजली से लगी आग। ठीक है, समझ गए, ये आप याद रखना। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D के बारे में दिया गया है। क्लास B को पूछा है नियंत्रित करने के लिए, तो भाई क्लास B को नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, द्रव में, है ना। तो हमें क्या करना होता है भाई, ये हमारे पास D नंबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लास B के लिए हमारे पास उपयुक्त होती है। क्लास B के लिए क्या होती है भाई, ये हमारे पास उपयुक्त होती है, जो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है भाई, जो हम लोग यहाँ पे क्या अग्निशामक का यूज करते हैं, क्लास B जो आ गई इसके लिए जिस हम लोग अग्निशामक का यूज करते हैं, जिसे हम लोग फोम अग्निशामक बोलते हैं, उसमें भी 2 सिलेंडर होते हैं, है ना। तो बाहरी सिलेंडर में क्या होता है कि भाई बाहरी सिलेंडर में तो हमारा वही सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आंतरिक सिलेंडर की बात करते हैं तो इसमें क्या भरा होता है भाई, इसमें जो है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट भरा होता है, Al2SO4 भरा होता है। ठीक है, तो जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं बाहर। क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है, यही जो है आग बुझाने का काम करती है। जैसे कि क्लास A में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही आग बुझाने का काम करती है। तो अगर यहाँ पे हमें दे दिया होता कि भाई फोम, तो हम फोम टिक करते, लेकिन यहाँ पे क्या उनसे रिलेटेड मिलता जुलता हुआ क्या दिया है, CO2, तो हमने उसको सही किया। क्यों, क्योंकि भाई पानी से नहीं सही हम लोग आग को बंद कर सकते हैं, ना ही वुड चिप्स से, वुड चिप्स डालोगे और ज़्यादा जलेगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी नहीं कर सकते, उससे हम लोग बिजली की आग करते हैं। ठीक है चलो आगे बात करते हैं हम लोग सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग। ठीक है, यहाँ पे आप कर लेना भाई C और यहाँ पे A कर लेना। ठीक है, सिर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं भाई, सिर की सुरक्षा के लिए भाई कैप जो होती है वो तो टोपी होती है, इससे आप सिर की सुरक्षा नहीं कर सकते। कोई भारी चीज गिरेगा आपको चोट लग जाएगी, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हार्ड हेड्स यानी कि कठोर हेड्स, है ना। जो हार्ड हेड्स होगा यानी कि
जो कठोर कैप होगा उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद हेलमेट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपके पास सही आंसर हो जाएगा सी और डी। बात समझ रहे हो, क्या आंसर हो जाएगा, सी और डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई 7वें नंबर क्वेश्चन पे, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं भाई। पैरों की सुरक्षा के लिए जैसे आप क्या करते हो, वर्कशॉप पे आप काम करते हो तो क्या होता है, लोहा काटते हो तो काटते समय गर्म हो जाता है, मशीनों से काटो या हेक्सा से काटो गर्म हो जाता है, और क्या होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में गिर जाता है, उसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो गर्म रहता है। अगर आप क्या है कि भाई अगर आप जो सही से शूज नहीं पहनोगे तो आपको पैर में चोट पहुंचा सकते हैं ना। तो पैरों की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना होता है, हवाई चप्पल पहनोगे, पैर आपके खुला रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको चोट लग सकती है। यहाँ से आपको करना क्या होता है भाई, आपको जो है लेदर शू पहनने होता है, यहाँ पे आप कर लेना लेदर के शू, यानी कि चमड़े के जूते आपको पहनने होते हैं, ठीक है, जिनका तरह कठोर होना चाहिए, लेदर शू आपको पहनना होता है। बात समझ गए। इसके बाद आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं भाई। आंखों की सुरक्षा के लिए आप चश्मा लगा सकते हो, है ना, क्या कर सकते हो, है ना, ग्लासेस यूज कर सकते हो, गॉगल्स यूज कर सकते हो, फेस शील्ड लगा सकते हो। भाई ये तीन में से कोई भी एक चीज़ लगाओगे आंखों की सुरक्षा तो होगी ही। अगर आप फेस शील्ड लगाते हो जैसे वो वेल्डिंग करते वक्त लगाते हैं, उससे भी आंखों की सुरक्षा है। आप अगर गॉगल्स लगा रहे हो तो आंखों की सुरक्षा है, क्योंकि फेस की नहीं बात कर रहा, अगर फेस की बात करता तो हम सिर्फ फेस शील्ड करते, वो सिर्फ आंखों की बात कर रहा है ना। तो भाई फेस शील्ड लगाएंगे तो फेस के साथ साथ आंखों की भी सुरक्षा रहती है ना। गॉगल्स लगाएंगे आंखों की सुरक्षा तो रहेगी। उसके बाद रही बात ग्लासेस लगाएंगे तो भी आंखों की सुरक्षा रहेगी। तो यानी कि इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई शरीर की सुरक्षा के लिए। शरीर की सुरक्षा के लिए अगर आप ग्लव्स भी पहन रहे हो तो भी शरीर की सुरक्षा कर लो, है ना। उसके बाद ओवरऑल्स भी पहन रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो, शरीर की सुरक्षा कर रहे हो। एप्रन भी पहन लो तो भी शरीर की सुरक्षा कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सारी चीजें जो है आपकी शरीर की सुरक्षा के लिए, है ना। वैसे कुछ लोगों के नज़र में क्या आएगा भाई, एप्रन, है ना। अगर ये सारे ऑप्शन अगर नहीं दिए होंगे तो आपका तो एप्रन सही हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल्स और जो क्या है आपको ग्लव्स दिए गए हैं, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये सभी जो है शरीर की सुरक्षा के ही काम में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर आप ऑप्शन देखोगे आपको सिर्फ एप्रन ही मिलेगा, और इसका सही आंसर भी एप्रन ही होना चाहिए। लेकिन बुक में क्या बोला हुआ है कि भाई ये जब हम तीनों ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो ये सभी सही होंगे, सभी शरीर से ही रिलेटेड होते हैं, ऐसा इनका यहाँ पे कहना है। जो आंसर जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन में क्या दिया हुआ था भाई, ये तीनों चीज़ें सही हैं। लेकिन आपको क्या है, अगर आंसर सिर्फ एप्रन ही मिलता है तो आप एप्रन ही लगाओ, पूरे शरीर में होता है, एक सूट होता है जिसको आप पहन लेते हो, है ना, उससे आपके शरीर की सुरक्षा रहती है। आगे बात करते हैं कि भाई ग्राइंडिंग करते समय हमेशा व्हील के आगे खड़े हो, या फिर व्हील की साइड में खड़े हो, या फिर गॉगल्स पहने, है ना, ये वैसी दोनों क्या होगा बताओ भाई। किस नज़रिए से भाई आप ग्राइंडिंग व्हील कर रहे हो, उसका व्हील घूम रहा है, क्या आप आगे खड़े होगे, नहीं भाई बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, है ना, बिल्कुल नहीं खड़े होगे। व्हील की साइड में खड़े होगे, क्या होगे, व्हील के साइड में खड़े होगे, ताकि जो उससे चिप्स भी निकलेंगी ना वो उसके सीध में निकलेंगी, जिस गति से वो घूम रहा होगा उसी गति से वो उसके सीध में निकलेंगी, ना कि आपके साइड में आएंगी। गॉगल्स पहनने से क्या होगा भाई, गॉगल्स सिर्फ आंखों में पहनने से थोड़ी है भाई, आप क्या ग्राइंडिंग व्हील से काम कर रहे हो तो आपके तो शरीर में भी लग सकता है ना। तो भाई यहाँ पे गॉगल्स भी कोई मायने नहीं रखता। ए और सी भाई ये तो पहले ही गलत है, ठीक है, समझ गए। तो क्या होगा, व्हील की साइड में हमेशा खड़े होना चाहिए। अग्निशामकों में पाए जाने वाले सीटीसी का क्या अर्थ होता है। अग्निशामकों में पाए जाने वाला जो सीटीसी होता है, क्या होता है भाई, सीटीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो इसका फुल फॉर्म भाई होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए, सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात समझ गए। सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अग्निशामकों में पाए जाने वाला सीटीसी जो होता है, इसका सही आंसर होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसे क्या है, हैलान नाम से भी जाना जाता है। ये जो सीटीसी होता है ना, आप यहाँ पे लिख लेना कि भाई इसे क्या है, इसे हैलान नाम से भी जाना जाता है। क्या किया जाता है, इसे
हैलान नाम से भी जाना जाता है। क्या किया जाता है? इसे हैलान नाम से भी जाना जाता है, इसे हैलान नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस क्लास का जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, सभी क्लासेस पे आपको क्या है कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ से जो है सारी क्लासेस आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से आप क्या है सारे पीडीएफ आप पा सकते हो, है ना। तो इसे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं और इसे हैलान नाम से भी जाना जाता है। बात समझ गए भाई? बात समझ में आ गई? चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कारखाने में बिजली से लगी आग के लिए क्या प्रयोग करते हैं भाई? कारखानों में बिजली से लगी आग के लिए भाई क्या प्रयोग करते हो? आप खुद सोचो, आग कितनी होती है भाई? ए होती है, बी होती है, सी होती है और डी होती है। ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, डी में क्या आता है? आप खुद सोचो। क्लास डी, यानी कारखानों में बिजली से लगी आग क्लास डी, और क्लास डी के लिए आप किसका यूज करते हो? सीटीसी का। क्लास डी के लिए आप किसका यूज करते हो भाई? क्लास डी के लिए आप यूज करते हो सीटीसी का, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, किसका यूज करते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड का है जो यहाँ पे आप यूज करते हो। बात समझ गए? इतना सभी को पता है। चलो आगे बात कर लेते हैं भाई। कक्षा डी यानी क्लास डी आग बुझाने के यंत्र सामान्यतः एक रसायन प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ये वह आग है जिसमें दहनशील धातुएं जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल है। कक्षा डी आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक क्या है? क्लास डी की आग बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक है ना। तो भाई देखो, एक ज्यामितीय प्रतीक की बात आई है, तो हम लोग यहाँ पे ज्यामितीय प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं भाई। किसके बारे में? ज्यामितीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तो ज्यामितीय प्रतीक क्या होते हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ज्यामितीय प्रतीक अभी आप समझना, ये शायद कुछ लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो सभी लोग यहाँ पे समझ लेंगे कि भाई ज्यामितीय प्रतीक क्या होता है, सभी लोग समझ लेंगे। ठीक है, चलो सभी लोग ध्यान से जो है ज्यामितीय प्रतीक समझ लेंगे। ठीक है, हम लोग इसे एक बॉक्स बना के और इसे अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी भी होगा कि आप इसे समझो कि भाई जो है हमारे पास ज्यामितीय प्रतीक ये कौन सी नई चीज़ आ गई है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नई चीज़ होगी हम लोग उसे क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम लोग उसे जो है देख लेंगे। बात समझ रहे हो ना? चलो है ना, एक सेकेंड हम लोग चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको नोट्स जो है बिल्कुल सही तरीके से मिल पाए। ठीक है, चलिए, है ना, चार्ट भी चलो भाई जाने दो है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेन से ही काम चला लेंगे, टाइम लग जाएगा। देखो हमें क्या बोला है यहाँ पे? ज्यामितीय प्रतीक। क्या बोला है भाई? हमसे बोला है इन्होंने ज्यामितीय प्रतीक। ठीक है, तो हमारे पास ज्यामितीय प्रतीक होते क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, सबसे पहले ज्यामितीय प्रतीक देखते हैं। तो भाई ज्यामितीय प्रतीक होते हैं भाई, आग हमारे पास 4 होती हैं, तो ज्यामितीय प्रतीक भी हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ज्यामितीय प्रतीक भी हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलो देख लेते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं भाई। चलो, एक तो सबसे पहले होता है हमारे पास ट्रायंगल, एक होता है हमारे पास वर्ग, एक होता है हमारे पास वृत्त और एक होता है हमारे पास स्टार। बात समझ गए? एक हो गया हमारे पास ट्रायंगल, एक हो गया हमारे पास वृत्त, ठीक, वर्गाकार हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है भाई, चलो अब क्या होता है भाई? ये जो होता है ना स्टार, ये क्या होता है? क्लास ए के लिए। किसके लिए होता है? क्लास ए के लिए। और ये कैसे कलर का होता है भाई? इसका यहाँ पे आप रंग ऐसे हम लोग डाल देते हैं, रंग कैसा होता है इसका? हरा। रंग कैसा होता है? हरा। इस ट्रायंगल का रंग कैसा होगा? हरा होगा। ये जो है क्लास बी के लिए, किसके लिए? क्लास बी के लिए इसका रंग कैसा होता है? लाल। इसका रंग कैसा होगा? लाल। इसके बाद ये जो हमारे पास होता है भाई, ये होता है हमारे पास क्लास सी के लिए। क्लास सी के लिए ये कैसा होता है? नीला। ठीक है, ये स्टार ये होता है हमारे पास क्लास डी के लिए। किसके लिए? क्लास डी के लिए। ये होता है पीला सितारा। कैसा होता है? पीला।
हरा लाल नीला पीला। क्या होता है? हरा लाल नीला और पीला। तो क्या बोला है? क्लास डी के लिए। तो आपके पास कैसा भाई? पीला सितारा। ए नंबर तो आप सही कर दोगे पीला सितारा देख के, है ना। एक काम करते हैं, इनको हम लोग कलर से ही बना देते हैं। जिस कलर से बोला इन्होंने इसी कलर से ही हम लोग इनको बना देते हैं, तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो इसे बोला था हरा सितारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भाई हरे कलर से बना देते हैं। क्या करते हैं? हरे कलर से ही बना देते हैं। ये क्या था हमारे पास? हरा, है ना। ट्रायंगल जो था हरा था। क्लास ए के लिए ज्यामितीय चिन्ह है ये, ज्यामितीय ट्रायंगल, है ना, क्लास ए के लिए। इसके बाद जो लाल वर्ग था, ठीक है, लाल क्या था हमारे पास? लाल तो वर्ग था, इसको साफ नहीं करना चाहिए। नीला, नीला क्या बोला था इन्होंने? नीला बोला था हमारे पास, इसके बाद क्या था? नीला था हमारे पास सर्कल। ठीक है, नीला के बाद इन्होंने क्या बोला? पीला स्टार। क्या बोला इन्होंने? पीला स्टार। बात समझ गए? चलो अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ये होते हैं ज्यामितीय चिन्ह, है ना। आप कुछ लोगों ने आप में से पहली बार पढ़ा होगा, भाई ये कौन सी बला है ना, ये क्या है भाई। इस तरीके से अगर आप पूछता है कि भाई क्लास डी आप बुझाने के लिए ज्यामितीय प्रतीक बताओ, तो आप बता दोगे ना भाई कि पीला सितारा। अगर पूछता है क्लास ए के लिए ज्यामितीय, तो भाई आप बता दोगे ना कि हरा ट्रायंगल। क्या बता दोगे? हरा ट्रायंगल होगा। क्लास बी के लिए पूछता है, आप बता दोगे भाई लाल वर्ग होगा, है ना। क्लास सी के लिए पूछा आप बता दोगे भाई नीला सर्कल होगा। क्लास डी के लिए पूछा भाई बता दोगे आप पीला सितारा होगा। लाल पीला नीला कर दोगे ना, यानी कि हरा लाल नीला पीला। क्या कर दोगे? हरा लाल नीला पीला। ठीक है, वो वाला हरा लाल नहीं, है ना, यहाँ पे ज्यामिति वाला। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि भाई आग का एक संयोजन है। आग का एक संयोजन है। आग किन किन चीजों का संयोजन है बताओ भाई? ईंधन, प्रकाश तथा ऑक्सीजन का किसका किसका संयोजन है? तो भाई आग की अगर बात करें, आग किसका किसका संयोजन है? आग के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ना, इस तरीके से, है ना। आग के लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ना, जिसमें हमारे पास क्या होता है भाई? एक तरफ तो हमारे पास ईंधन होता है, ईंधन हो गए, एक तरफ हो गया हमारे पास उष्मा, एक तरफ क्या हो गई? ऑक्सीजन। आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा, ये ट्रायंगल आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, कि भाई ईंधन उष्मा ऑक्सीजन। तो ये आपके पास बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। बी नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई ईंधन उष्मा तथा ऑक्सीजन, इनमें से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। क्या होगा? आग नहीं जलेगी। तो क्या है भाई? आग का एक संयोजन है, यानी कि ईंधन उष्मा तथा ऑक्सीजन का एक संयोजन है, इनके बिना आग नहीं जलने वाली। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आग की श्रेणी कौन सी है जिसमें ईंधन गैस या द्रवित गैस, है ना, एलपीजी गैस हो गया या फिर लिक्विड गैस है, यानी बात किसकी कर रहा है? गैस की। तो गैस कहाँ पे आती है भाई? गैस तो आती है हमारी क्लास सी पे, आपको अच्छे से पता है। आंसर आप टिक कर दोगे क्लास सी। क्लास ए पे लकड़ी हो गई। देखो जिस टॉपिक का क्वेश्चन आए उस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लो, है ना। क्लास ए के लिए लकड़ी हो गई, क्लास बी के लिए लिक्विड हो गया, क्लास सी के लिए गैस हो गई, क्लास डी के लिए बिजली हो गई। काम खत्म, आपको समझ में आ गया। क्लास ए के लिए आप पूछेगा तो भाई क्लास ए के लिए आप क्या बोलोगे? लकड़ी बोलोगे। इस क्लास सी है ना ये, हाँ, क्लास सी के लिए आप क्या बोल रहे हो भाई? गैस बोल रहे हो। क्लास बी के लिए आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ पे द्रव। क्लास डी के लिए आप क्या बोलोगे? बिजली। बात समझ गए ना, बात समझ में आ रही? क्लास डी के लिए क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगी। आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो इसके बाद आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? चलो यहाँ पे चलो हम लोग कुछ और भी बातें कर लेंगे, पहले आप इसका आंसर दो, आर्गन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे भाई ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी बात करेंगे, एसिटिलीन का भी बात करेंगे, ऑक्सीजन का भी, एसिटिलीन का भी बात करेंगे, हाइड्रोजन की भी बात कर लेंगे। ठीक है, CO2 की भी बात कर लेंगे। चलो तो भाई पहले तो आप बता दो कि भाई आर्गन का क्या होता है। पहले तो आप बता दो कि आर्गन का क्या होता है। तो आर्गन का आपका होता है डार्क ग्रीन सोल्डर। आर्गन के सिलेंडर का रंग कैसा होता है? डार्क ग्रीन सोल्डर। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करते हो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रे सोल्डर। क्या होता है? हाइड्रोजन हो जाता है आपके पास रेड सोल्डर। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रेड सोल्डर। क्या हो जाएगा भाई? रेड सोल्डर। अगर CO2 की बात करता है तो ये हो जाएगा आपके पास ग्रे सोल्डर।
क्या हो जाएगा, ग्रे शोल्डर। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछता है भाई एसिटिलीन, तो ये हो जाएगा मैरून, क्या हो जाएगा, मैरून। ऑक्सीजन ये हो जाएगा काला। बात समझ गए। इस तरीके से आप सिलेंडर के रंग याद कर लेना, ऑक्सीजन एसिटिलीन, हाइड्रोजन का हो गया रेड शोल्डर, ऑक्सीजन CO2 का हो गया ग्रे शोल्डर। बात समझ गए। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूर्ण रूप क्या है। भाई MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। MCB का फुल फॉर्म जो होता है वो हमारे पास होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि सर्किट को ब्रेक करने वाला, वो भी कैसा, मिनिएचर सर्किट को ब्रेक करने वाला। बात समझ गए। तो MCB का पूर्ण रूप भी आपको पता हो गया, क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। सर्किट ब्रेकर तो आपको ज्यादातर सभी में मिल जाएगा ब्रेकर, लेकिन मिनिएचर से आपको पहचानना है, क्या होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, बात समझ गए। चलो आगे बात करते हैं कि अग्निशामक सिलेंडर में, ठीक है, अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है। अग्निशामक सिलेंडर में क्या भरी होती है बताओ, है ना। वो 25 को हटा देना, आपको बताना है अग्निशामक सिलेंडर में भरी होती है। जल्दी से बताओ भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या भरी होती है, सभी लोगों को बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या भरा होता है। भाई आपको पता है अच्छे से, ऑक्सीजन सिलेंडर में ना तो वायु होती है, ना हाइड्रोजन, ना हीलियम, बचा क्या हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है ना। क्लास A क्लास B वाले में क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। बात समझ गए ना। ठीक है, चलो आगे बात करो भाई, आगे क्वेश्चन की बात करो। हेलान शामक किसके साथ भरे होते हैं, आपको बताया गया था CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं CTC, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलान बोलते हैं। बात समझ गए, इसी को तो हम लोग हेलान बोल रहे थे। बात समझ गए ना। हेलान किस पे भरे होते हैं, CTC पे। ठीक है, या CTC को क्या कहा जाता है, हेलान कहा जाता है। बात समाप्त। चलो आगे क्या है, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, ये बताना। यहाँ पे अब देखो, आपको 3 टाइप की चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको मिल जाएगी कि भाई 1 से 8 एम्पियर तक, फिर आपको मिल जाएगी 8 से 15 एम्पियर तक। ठीक है, 15 एम्पियर। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई 1 से 8 एम्पियर, 8 से 15 एम्पियर, कितना, 1 से 8, 8 से 15, उसके बाद क्या है 15 से 20 एम्पियर, कितना, 15 से 20 एम्पियर। ठीक है, तो भाई देखो, अब इसकी अगर हम लोग बात कर लें यहाँ से, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात कर लें, एक तो 1 से 8 एम्पियर में क्या होगा, आपको झटका लगेगा। क्या लगेगा, 1 से 8 एम्पियर में क्या है, परिसीमा जो होगी उससे आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा। बात समझना। 8 से 15 एम्पियर अगर आप करंट खा रहे हो तो क्या लगेगा, कष्टदायक झटका लगेगा। कैसा लगेगा, कष्टदायक झटका, जिससे आपको क्या होगा, कष्टदायक झटका होगा। उसके बाद अगर 15 से 20 एम्पियर है भाई, क्या है, 15 से 20 एम्पियर, तो आपको फिर क्या हो सकता है, मृत्यु का कारण हो सकता है। ये क्या हो सकता है, मृत्यु का कारण। क्या हो सकता है भाई, मृत्यु का कारण। ऐसा झटका लगेगा जो आपके मृत्यु का कारण भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा भाई, 20 की रेंज है, आपको सारे जो है 20 से ऊपर दिख रहा है, हमें रहना क्या है भाई, 20 के नीचे रहना है ना। किसके नीचे, 20 के नीचे रहना है। तो भाई आप ए नंबर कर दो कि भाई 10 से 20 एम्पियर, है ना। क्या 10 से 20 एम्पियर से ज़्यादा आगे लोगे तो फिर, है ना, उसकी बात नहीं कर सकते, है ना। 20 एम्पियर में क्या होगा भाई, आपको जो है, आपको कष्टदायक नहीं, मृत्यु वाला झटका लग सकता है। अगर आप 1 से 8 की झटका खाए हो तो आपको झटका लगेगा, 8 से 15 एम्पियर का खाए हो तो कष्टदायक झटका होगा। अगर आप 10 से 15 या 15 से 20 एम्पियर का खा लिए हो तो आपको क्या होगा, मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ गए। चलो आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन भाई, ये क्या है, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह निम्न में से किस वर्ग का है ना। इसके बारे में हम लोग क्या बात कर लें। चलो ये क्या है, चित्र जो है किसका है, प्रोविडेंस सिंबल है ना। या आपके पास इसका मतलब होता है निषेधात्मक, क्या होता है, निषेधात्मक होता है, या फिर मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, है ना, निषेधात्मक संकेत या फिर अनिवार्य संकेत। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी संकेत, वार्निंग का मतलब क्या होता है, चेतावनी संकेत। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचनात्मक संकेत, क्या होता है, सूचनात्मक संकेत।
तो आपसे यहाँ पे सिर्फ उसने पूछा ये कौन सा चिन्ह है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करें थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं निषेधात्मक संकेत को। किसे? निषेधात्मक, किसके बारे में भाई? निषेधात्मक संकेत के बारे में। निषेधात्मक संकेत में क्या होता है भाई? जो निषेधात्मक संकेत होता है ये किसी विशेष कार्य को करने से मना करता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग 2-3 चीजें बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो है बैकग्राउंड कैसा होता है, फिगर का बैकग्राउंड कैसा होता है ना। या तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसका शेप कैसा होता है, फिर बात करेंगे बैकग्राउंड कैसा होता है, फिर बात करेंगे कि भाई फिगर कलर कैसा होता है। क्या बात करेंगे? फिगर कलर कैसा होता है। तो चलो भाई हम लोग क्या बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? निषेधात्मक संकेत की। तो आप समझना निषेधात्मक संकेत का शेप कैसा होता है भाई? वृत्ताकार। कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर। बात समझ गए। इसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कैसा होता है? इसका बैकग्राउंड जो होता है वो होता है व्हाइट। बैकग्राउंड कैसा होता है? व्हाइट। और फिगर का कलर कैसा होता है भाई? इस पे जो है फिगर का कलर होता है ये होता है ब्लैक। फिगर का कलर होता है ब्लैक। और एक चीज़ इसमें अलग से होती है जो और फिगर में नहीं होती है, बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर इसका कैसा होता है? रेड होता है। बॉर्डर कैसा होता है? रेड होता है। और एक चीज़ आप याद रखना और कि भाई इसमें एक क्या होता है कि इसमें आपको एक क्रॉस बार भी देखने को मिलता है। क्या होता है? क्रॉस बार भी होता है। कैसे? कि भाई ये आपके पास एक गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है जो कि रेड बॉर्डर का होता है, ऐसे है ना। इसी में रेड कलर से क्रॉस बार होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है और ब्लैक से मान लो कि कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से, है ना। जैसे सिगरेट ही मान लो, स्मोकिंग ना करना। तो बात समझ गए। निषेधात्मक संकेत आप समझ गए कि क्या होगा, है ना। गोल चिन्ह होगा आपके पास और इस तरीके से बना होगा, क्रॉस बार होगा वहाँ पे। क्या होगा भाई? एक आपके पास इस तरीके से क्रॉस बार होगा, ये होगा आपका निषेधात्मक संकेत, ठीक है। बात करें अगर दूसरा अनिवार्य संकेत, बात अगर हम लोग किसकी करें, बात अगर हम लोग करते हैं अनिवार्य संकेत की। किसकी? अनिवार्य संकेत की। तो अनिवार्य संकेत में क्या होता है भाई? अनिवार्य संकेत जो होता है ना उसमें ये हो जाता है कि भाई इस पर भी हम लोग बात कर लें शेप की। अनिवार्य संकेत का भाई शेप कैसे होता है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या होता है, ठीक है। इसका जो है फिगर का कलर कैसा होता है ना। आकृति कलर, यानी कि फिगर का कलर कैसा होता है। तो भाई यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो शेप की, किसकी बात कर रहे हो? अगर आप बात कर रहे हो शेप की तो ये भी वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार, यानी कि सर्कुलर। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है? तो इसका बैकग्राउंड नीला होता है, ब्लू होता है। इसका फिगर कलर कैसा होता है? फिगर कलर होता है सफ़ेद। बात समझ गए? बात समझ गए। इसका क्या होगा कि भाई इसका एक गोला होगा जिसका अंदर का भाग नीला होगा। बात समझ रहे हो ना? आप समझ जाना, आपने फिगर देखा होगा, हम लोग क्या एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि भाई इसका शेप कैसा होता है? वर्गाकार होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है? इसका बैकग्राउंड नीला होता है। और फिगर कलर कैसा होता है? जो उस पर फिगर बना होता है वो सफ़ेद होता है। इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं चेतावनी संकेत की। किसके बारे में? चेतावनी संकेत, यानी कि वार्निंग सिंबल। चेतावनी संकेत। तो चेतावनी संकेत का भाई शेप क्या होता है? चेतावनी संकेत का शेप, इसका भाई बैकग्राउंड क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इसका बैकग्राउंड क्या होगा? इसके बाद इसका हमारे पास फिगर कलर क्या होगा, है ना। इसके बाद क्या है हमारे पास? फिगर का कलर कैसा होगा, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो भाई इसका शेप हमारे पास कैसा होता है? त्रिभुजाकार। कैसा होता है भाई? शेप जो होता है ना वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कैसा? इस तरीके से त्रिभुज के आकार का। बैकग्राउंड कैसा होता है भाई? पीला होता है। फिगर का कलर कैसा होता है? काला होता है। पीले बैकग्राउंड पे काले रंग से बना होता है ना। डेंजर हो गया, इस तरीके से चिन्ह क्या है? ये चेतावनी संकेत, ये आप याद रखना। इसके बाद बात कर लेते हैं अनिवार्य संकेत की। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है भाई? अनिवार्य। क्या है भाई? अनिवार्य संकेत। चौथे नंबर पे है हमारे पास अनिवार्य संकेत। तो हम लोग बात कर लेंगे अनिवार्य संकेत के बारे में, ठीक है।
सूचनात्मक संकेत, सॉरी यहाँ से क्या है, अनिवार्य संकेत नहीं, अनिवार्य तो हम लोग पहले ही बात कर चुके, सूचनात्मक संकेत यानी इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचनात्मक संकेत, ठीक है, किसके बारे में, सूचनात्मक संकेत के बारे में। तो सूचनात्मक संकेत का क्या होता है भाई, चलो इसका हम लोग बात कर लेंगे शेप, इसका शेप कैसा होगा, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, है ना, शेप, उसके बाद बैकग्राउंड कैसा होगा, और इसके बाद इसमें फिगर कलर कैसा होगा। चलो तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे शेप की, तो शेप होता है इसका वर्गाकार, कैसा होता है, शेप होता है इसका वर्गाकार, बैकग्राउंड इसका होता है हरा, फिगर कलर इसका होता है सफ़ेद, क्या होता है, सफ़ेद। बस यही चार चीज़ें, और चार चीज़ों में बस यही चीज़ें हैं जो आपके पास कॉमन है, ठीक है, आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। चलो तो आपसे क्या पूछा, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह निम्न में से वर्ग किस वर्ग में आता है, तो भाई ये वर्गाकार है ना, वर्ग के आकार का है ना, तो ये कहाँ पे आएगा, सूचनात्मक संकेत पे, इंफॉर्मेशन सिंबल, कहाँ पे, इंफॉर्मेशन। बस अब आप अगर वो चारों पॉइंट समझ गए, आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, बात समझ ना। चलो देखो भाई, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग का है, आप देखो गोल गोल हमारे पास दो ही फिगर है, एक ये होता है, एक ये होता है, तो एक में क्रॉस बार होता है, जो क्रॉस बार होगा जिसपे वो निषेधात्मक संकेत होगा, बाकी जो गोल बचेगा वो होगा आपका मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य संकेत। क्या होगा ये होगा आपके पास अनिवार्य, बात समझ गए। अगर ये होता तो ये हो जाता हमारे पास क्या, ये हो जाता हमारे पास प्रोविजन सिंबल यानी कि निषेधात्मक संकेत, बात समझ गए, ठीक है। गोल हमारे पास बस दो ही होते हैं, है ना। अगर कभी यहाँ पे कलरफुल फिगर दे के दे दिया तो आपको फिर पहचानना रहेगा, जो आपको कलर बताएंगे। आगे ये देखिए, चित्र में दर्शाया गया व्हाइट ट्रायंगल के आकार का है, सीधे से बताओ ना वार्निंग सिंबल है क्या, ये सीधे से बताओ कि भाई ये चेतावनी सिंबल है, क्या है, चेतावनी सिंबल है ना भाई। गोल तो हमारे पास दो ही है, एक ये क्रॉस बार वाला, एक ये, तो भाई ये तो हमारे पास अनिवार्य हो गया, अनिवार्य हो गया, ये हमारे पास निषेधात्मक हो गया। भाई ट्रायंगल वाला जो था तो ये हमारे पास चेतावनी हो गया, ये हमारे पास हो गया सूचनात्मक, ठीक है, समझ गए ना। बस ऐसे से आपको पहचान लेना है। और रही कलर की बात, तो जब कलर देगा तो आप जानते ही हो, आपको बताया ही गया है अभी। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह, फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह। तो भाई देखो, फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह कैसे होता है, फिलेट वेल्ड का वेल्डन चिन्ह इस तरीके से होता है, जो आपके पास ए नंबर पे, ठीक है, बात समझना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो भाई, अगर हम लोग बात करते हैं सिंगल वी बट कैसा होता है, कैसा, अगर हम लोग बात करें सिंगल वी बट ज्वाइंट की, तो सिंगल वी बट ज्वाइंट कैसे होगा भाई, इस तरीके से होगा ये सिंगल वी बट ज्वाइंट सिंबल, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं डबल वी बट, बात समझना। अब आप डबल वी बट है तो भाई एक वी ये रहेगा, एक वी रहेगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसके बाद और अगर आपसे पूछ सकता है तो क्या पूछेगा, सिंगल यू बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट अगर आपसे पूछता है तो आप बता दोगे कि भाई हम लोग ऐसे यू बनाएंगे। अगर आपसे पूछता है डबल, आपसे अगर डबल यू बट पूछता है, आपको पता है कि भाई हम ऐसे और ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से। हो गई बात ना, बात समाप्त, ठीक है, समझ गए। ये हो गया वेल्डन चिन्ह। ये जो था त्रिभुज के आकार का, ये था हमारे पास क्या, फिलेट, ये क्या था, ये था हमारे पास फिलेट का, ये हो गया वी का, ठीक है, बात समझ। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्न में से किस संकेत का जो है प्रयोग किया जाता है, कि भाई जो हमारे पास रेगुलेटर संकेत होता है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग 0.3 का प्रयोग करते हैं। किसका, 0.3, ये आप याद कर लेना। आगे हमारे पास जहर के खतरे को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत है, चलो भाई जल्दी से बता दो। 26वें नंबर पे जहर को दिखाने के लिए इनमें से कौन सा संकेत है भाई, किसमें आपको जहर दिख रहा है ना, जहर आपको किसमें दिख रहा है, बता दो जल्दी से। जहर का खतरा आपको किस पे दिख रहा है, बता दो। जहर का खतरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, बात समझ गए, जहर का खतरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। चलो ये तो आपको विकिरण वाला था।
भारतीय मानक निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट कास्ट आयरन Fg 200 का अर्थ क्या होता है? तो Fg 200 कास्ट आयरन अगर Fg 200 का अर्थ पूछता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन पर mm²। बात समझ गए? ये आप याद कर लो, इसको रिलेट कर लो यहाँ से। अगर Fg 200 आपसे पूछता है तो आपको न्यूनतम तनन सामर्थ्य याद रखनी है, उच्चतम नहीं, न्यूनतम तनन सामर्थ्य 200 न्यूटन पर mm²। बात समझ गए? ठीक है, चलो। तेलीय पदार्थ की आग बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई? लिक्विड है ना, तेलीय लिक्विड भाई, फोम फायर। क्लास ए के लिए तो हो गया हमारा सोडा एसिड, क्लास बी के लिए फोम फायर। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? चलो आगे हमारे पास क्या है भाई? इतने ही क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। कितने? 28 क्वेश्चन है जो कि चैप्टर फर्स्ट के हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन किसके हैं भाई? चैप्टर फर्स्ट के हैं, जो आपको यहाँ पे बताए गए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे कराए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आपके पास पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, ठीक है, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको यहाँ पे पर डे जो है चैप्टर वाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है ना, जो इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर आए हुए टोटल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आपको बराबर यहाँ पे मैथ का भी अब है ना, कुछ लोग नाराज होंगे भाई मैथ बराबर से वीडियो नहीं मिल पाता है, उसकी कुछ वजह थी, लेकिन अब क्या बिल्कुल से नोट्स आगे से आगे बन के रखे हुए हैं। अब आपको पर डे क्लास जो है मिलती रहेगी। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 पे दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।